औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की तरफ से प्यार भरा सलाम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आपको द ग्लोबल मॉर्निंग में और ग्लोबल मॉर्निंग के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि हम जितनी भी बातों को ग्लोबल कर लें, जितनी भी चीज़ों को गिरफ्त करने की कोशिश करें, या हम ये चाहते हैं कि हमने बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, लेकिन होता वही है जो मेरा रब चाहता है। और वही बात मैं दोबारा अक्सर प्रोग्राम में करता हूँ कि जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, सूरज अपने टाइम पे निकलता है, गुरूब अपने टाइम पर होता है, चांद का जो 15 दिन का टर्न ओवर होता है, 15 दिन उससे गुरूब रहना होता है, तो ये तमाम चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होती। 12वीं का चांद बड़ा दिलकश होता है, 12वीं का नज़ारा दिलकश होता है, समंदर अपने जोबन पर होता है। ये तमाम बातें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक कर दी तो वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आप देखें कि जब सुबह का वक्त होता है, यानी फजर की अजान से पहले, तो घोंसलों में से आवाज़ आने शुरू हो जाती है कि परिंदे जाग गए, और उसके बाद वो अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करते हैं और फिर रिस्क की तलाश के लिए घोंसलों को छोड़कर निकल जाते हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी में हमें भी आगे बढ़ना है, ना सिर्फ बढ़ना है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जो भी हिकमत है उसको मानना है, और जो भी काम स्टार्ट करें गैर कानूनी, गैर अखलाकी और इस्लाम से दूरी वाला काम नहीं, बल्कि इस्लाम के पास जो काम हो, ये अल्लाह के बताए हुए अमल जो है उनको करते हुए, या नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल हमें बताया उनको करते हुए आप जब आगे बढ़ते हैं, उस पर आपने बिस्मिल्लाह कहा तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है वो बेहतरीन नताइज उसके देता है। और इसी के साथ साथ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वी आर गोइंग टू मेक इट अगेन, चीज़ों को हम दोबारा करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रफ़ी मिराज, यानी मोहम्मद रफ़ीक मिराज, जो कि प्रेसिडेंट है कूची कुम्हार खिदमत खल्क NGO वेलफेयर एसोसिएशन, और ये जो रजिस्टर्ड NGO है, और ये लियारी के लोगों के लिए काम करते हैं। लियारी का एक बहुत बड़ा इलाका है जिसको ये केटर करते हैं। तालीम के शोबजात में बात करते हैं, लेकिन इनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने राशन से शुरू किया था। तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? तकलीफ के लिए माफ़ी आपको भी। इसी के साथ हमारे सैयद अरशद अली काज़मी भाई, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट है, जिम्नोलॉजिस्ट हैं, आपको बताते हैं हफ्ता कैसा रहेगा। आपको बताते हैं कि ज़िंदगी में बेहतरीन काम करना है तो अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को थाम के रखना है, और अल्लाह तबारक व तआला जितनी भी चीज़ें आपको बताते हैं, जितनी भी चीज़ें आपको कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक होती हैं, तो उसमें इनका सबसे पहली बात कि मैं तो सिर्फ बताता हूँ, करने वाली रब की ज़ात है। नमाज पढ़ो, मंजिल आसान होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ की माफ़ी आपको भी। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे मेजर नदीम साहब ने, कि जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर चल रही थी तो ये यहाँ से गोले बजाते थे कि हम कैसे लड़ सकते हैं, और स्ट्रैटेजीज बताते थे। और आई गेस कि हमने वॉर के हमने जब शुरू किया, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने ये कहा था कि अंधेरे में जो वार है वो बुज़दिल करता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मानने वाले, और क्योंकि वो हाफिज़ कुरान है, उन्होंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और फिर लब्बैक का नारा लगाया। और काफ़ी जगह पर हमने ये भी पढ़ा, जो कि मुझे ऑन एयर बोलते हुए बुरा भी लगता है, कि उनको तो झंडा नहीं मिला तो उन्होंने धोती ही बांध दी, कि वो बड़ी होती है और नज़र आती है कि भाई हम अमन चाहते हैं। मेरे सब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? आपको भी तकलीफ़ की माफ़ी। नहीं, शुक्रिया, आपने बुलाया, बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आके। जज़ाकल्लाह। और साथ साथ वही बातें रिवील करते हैं, रिकॉल करते हैं। इस तरफ से आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। रफ़ीक भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपके NGO, जैसे कि आपने कहा कि राशन से स्टार्ट लिया, और हम देखते हैं कि तालीम के शोबे में आप लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ लियारी वालों के लिए है, या फ़र्ज़ करें अरशद भाई हैं, मैं हूँ, हमारे मेजर साहब है, हमारे बच्चे भी हम अफोर्डेबल नहीं है, तो हम भी आपसे रब्ता कर सकते हैं, या सिर्फ लियारी का होना ज़रूरी है? नहीं जी, पहले तो मैं इसको करेक्शन करूँगा। अपना नाम कच्ची कुमार खिदमत खल्क वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। अच्छा, कच्ची कुमार है। हाँ, और दूसरी बात ये कि मेरा नाम रफ़ीक मारा, मोहम्मद रफ़ीक मारा है। ओके। नहीं सर, ये मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी भी 1100 बच्चे हैं हमारे वेकेशन सेंटरों में। ठीक है। इसमें ना, और लियारी से ज़्यादा बच्चे हमारे बाहर के हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, उसमें पूरे इलाके का, हमारा जो इलाका है गार्डन का इलाका लगता है, सोजर बाज़ार का इलाका है, यहाँ से भी बच्चे आते हैं। इसके अलावा जो है ना, सदर टाउन से भी काफ़ी बच्चे हमारे पास आते हैं। और इसके अलावा हमारा जो बड़ा एक सेंटर जो है ना, वो बल्दिया टाउन में है, वो लिहाजी को वहाँ भी एक सेंटर, सिलाई सेंटर, जिसमें 113 बच्चियाँ 4 शिफ्टों में रोज़ाना की क्लासें ले रही हैं सिलाई का, है ना। तो ये जो है हर कोई यहाँ पर आ सकता है, किसी की ज़ात पात या हमारे नाम अगर कच्ची है तो उसका मतलब भी नहीं है कि खाली कच्चियों के लिए। इसमें हमारे जितनी भी ज़बान बोलने वाले हैं सारे सेंटरों में हमारे बच्चे हैं।
ज़्यादातर मैंने कहा कि लिहाज से ज़्यादा के बच्चे बाहर के हैं हमारे पास, कोई भी आ अच्छा, सकता एक है। चीज़ मैं बोलूँगा कि मैं गलत या कुछ डाउन नहीं, लेकिन जो ऐसे पसमानदा इलाके जैसे लियारी अभी डेवलपमेंट की तरफ है ना, कुछ डेवलप हो गया, कुछ डेवलपमेंट की तरफ है, यहाँ के लोगों के दिल बड़े होते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम एक प्लेट में खाना खा रहे हैं तो दूसरा भी साथ ही बैठ के खाए। ये नहीं कहते कि यार मेरी प्लेट है तो मैं रख लूँ। ये बड़ी मैंने देखी है वहाँ पे। और लियारी की अगर हम बात करें, फुटबॉलर वहाँ से बड़े निकलते हैं भाई, फुटबॉल खेलने वाले। मैं अक्सर लियारी के जितने भी लड़के होते हैं मैं कहता हूँ भाई 2-4 इंच दूर से बात करो, तुम लोग तो वो किक बॉक्सिंग में भी बड़े आगे, और वो जो कहते हैं ना किक मारनी होती है पाँव से। तो अल्लाह तबारक ताला मेरे लियारी को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे कि आप इस तरीके से लोगों की मदद करें। हम आते हैं अरशद भाई आपकी तरफ। अरशद भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि नसीब बड़ा बुरा हो गया, और क्योंकि सवालात हैं मैं करता चलूँ कि नसीब बड़ा बुरा हो गया, प्रॉपर्टी के मसले मसाइल लोगों के हल हो रहे हैं, मेरा हल नहीं हो रहा। एक भाई हैं यूसुफ भाई, उन्होंने कहा कि मेरा हल नहीं हो रहा। जबकि आपकी पोस्ट जैसे ही लगी थी तो क्वेश्चन आ गया था कि अरशद भाई से सुबह ये पूछिएगा कि प्रॉपर्टी की इतराफ़ में कीमत 100 रुपये है तो मुझे तो कोई 20 रुपये भी नहीं देता, तो क्या वजह है? देखिए, बात ये कि इन तमाम चीज़ों में आपका जो पैदाइश है वो बड़ा असर करती है। ठीक है। किसी का जहन टेक्निकल है, वो टेक्निकल शोबे में जाता है, किसी का खैर मिनन नास है, वो लोगों की खिदमत करने पे जाता है। आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि क्या आपके मामलात में, कुरान में अल्लाह ने एक सूरह जिन है उसमें आयत 28 आयत है, उसमें अल्लाह ने कहा कि कुल्ली शाइन आदाद, हमने हर चीज़ को आदाद में रखा है। तो पहले तो आप ये देखें कि जो आपकी तारीख़ पैदाइश है वो क्या आपको बताती है। बहुत सारे लोग हैं पूरी ज़िंदगी किराए के मकान में गुजार देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग होते हैं कि वो तोहफ़ों में उनको प्रॉपर्टी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन मकान के लिए ये होता है कि अगर आपकी पैदाइश के वक्त आपके उस स्क्रीन शॉट में मकान लिखा है तो चाहे वो मकान 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, वो आपको मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त जैसे कि हालात चल रहे हैं, अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी में देखें, मैं जनरली बताऊं आपको, तो कराची जो हमारा आता है वो ज़ोडिक साइन आता है कैंसर साइन, सरतान। ठीक है। अब सरतान जब ज़ोडिक साइन आता है, क्योंकि समंदर है हमारे पास, तो उसके मुताबिक जो हाउस हम देखते हैं वो होता है चौथा घर, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। चौथे घर में अब इस वक्त ये हुआ है कि पिछले 2-2.5 साल से 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं, एक सैटर्न एक राहु, ये हमारे 4th हाउस को देख रहा है कराची के। अब जब ये देखता है ये मैग्निफिक प्लैनेट्स है, तो हो ये रहा है कि हमारी यहाँ सड़कें भी खुद रही हैं, हमारे रोडों का बुरा हाल है, क्योंकि एक ऐसा प्लैनेट जो हर जगह खराबी पैदा कर देता है। और आप देखेंगे जो मकान बनते थे या फ्लैट बनते थे, आजकल उसमें भी कमी आई हुई है, पोर्शंस में भी कमी आई हुई है, चीज़ों में कमी हुई हुई। क्यों कि ये प्लैनेट्स वहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं कराची की प्रॉपर्टी लैंड के हिसाब के ऊपर। ठीक है। अब जब ये वहाँ से नज़रें हटेंगी तो ये दिसंबर में जाके एक प्लैनेट मूव होगा यहाँ से, इसे राहु कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब ये यहाँ से हटेगा तो उस वक्त आप देखेंगे कि तमाम चीज़ों में थोड़ी सी नरमी महसूस होगी। अच्छा, जिन लोगों को नहीं प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कहता है जी हमारा प्लाट है, उस पर किसी ने मिल नहीं रहा, हमें घर नहीं मिल रहा, या उस पर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो अल्लाह से रुजू करें उसके लिए, सुभान अल्लाह, उससे अल्लाह के रुजू करें, उसके लिए आसान तरकीब भी है। जब क्योंकि देखिए आपको जो हल मिलेगा वो कुरान से ही मिलेगा। सुभान अल्लाह, ठीक ऐसा ही है। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मकान नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं तो आपको एक बात बताऊं, बड़ा मुतासिर हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से पूछा कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है, तो आपने फरमाया कि भाई कसाई है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। आपने कहा कि जाके देखें क्या वजह, तो आपको एहसास हुआ मैं पैगम्बर हूँ, वो कसाई है, कैसे आ गया। तो जब आप दुनिया में आए और आपने देखा कि वो कसाई पहचाना नहीं आपको, लेकिन जब आप उसके साथ रहे, आप देखा कि वो घर जाता है, गोश्त बेचता है, फिर वो कुछ खाना बनाता है, अंदर जाता है तो एक बूढ़ी औरत लेटी है, फिर वो उसकी खिदमत करता है, तो वो कुछ बुढ़ाती है उसके, मुस्कुरा के। तो फिर वो पूछता है कि ये जब तो मैंने खिदमत कर रहा हो, खाना खिला रहा हो, तो ये क्या कहता है। तो कहते हैं मुझे दुआ देती हैं कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाए। सुभान अल्लाह। तो मैं ये कहता हूँ कि जब माँ की दुआ से जन्नत में घर मिल जाता है, तो दुनिया में भी तो माँ है ना, तो माँ की दुआ लेना सीखिए। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। माँ की दुआ लीजिए, जन्नत में घर मिल गया
तो दुनिया में मिलना मुश्किल नहीं है। फिर ये देखें आप कि आपके इलाके में कहीं पे भी कोई मस्जिद बन रही है, कोई मदरसा बन रहा है, अल्लाह के घर में मदद कीजिए। आप यहाँ मदद करेंगे, आपका मकान बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ठीक है अल्लाह। ना? बड़ी अच्छी बात आपने की। और वाकई में कि दुनिया में हम क्या कहते हैं कि नेक अमल करो जन्नत मिलेगी, और माँ के कदमों के नीचे अल्लाह बिल्कुल ताला जन्नत डाल है। देगी। तो आप इसको देखें ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को दुआ से जन्नत में घर मिल रहा है, तो आपकी तो अगर माँ नहीं है तो माँ जैसी और कोई ख़वातीन होंगी ना, कोई खाला होंगी, कोई पप्पी होंगी, कोई बेसहारा होंगी, उनकी मदद कीजिए, उनसे दुआ लीजिए, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। अर्शद भाई, आजकल पता है क्या कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा मजलूम माँ को तो मजलूम इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि माँ का हक होता है, वो दुनिया में अगर आपको ना लाती, वो कहते हैं ना कि अबॉर्शन की तरफ चली जाती, तो आज मैं या आप में से कोई भी नहीं बैठा होता अगर हमारी माँ हमारे टाइम पे सोचती। लेकिन आजकल जो मजलूम औरत होती है वो औरत है कि जिसका कोई आगे पीछे नहीं है और वो बेवा हो गई है। सबसे पहले तो उस पर लाइन मारते हैं हमारे वाले आजकल के बंदे कि इसको कैसे सेटिंग करना है। और दूसरी चीज़ है कि राहू भाई के इलेक्ट्रिक को क्यों नहीं देखते, उनकी तबीयतें क्यों नहीं खराब होती जो इतनी लोगों की तबीयतें खराब करे। इस बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। मेरे साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि हम जो है वो वॉर का सिलसिला चल रहा है और अभी जैसे कि ईरान और अमेरिका की कशीदगी देखने में आ रही है, तो क्या ये अमेरिका कहता है कि मैं आबना हरमज़ से जो भी जहाज़ गुजरेगा उससे 20% टैक्स लूँगा, जिस पे यूके और जितने भी मुल्क हैं उन्होंने इसका एक नेगेटिव कमेंट्स पास किए हैं इस पे, तो क्या ये ख़त्म होगा या वो ईरान की प्रॉपर्टी है उस पर तो अमेरिका ले नहीं सकता? देखिए, अमेरिका ने तो खैर ये फैसला 24 घंटे में ही वापस ले लिया था, ठीक है, जो 20% टोल लगाने का, क्योंकि तमाम मुल्कों ने उसकी मुखालफत की। जैसे आपने कहा, यूरोपीय कंट्रीज़ थे और गल्फ़ कंट्रीज़ थे, सब ने मुखालफत की, उन्होंने वापस ले लिया 24 घंटे में ही। लेकिन ज़ाहिर है कि वो कंट्रोल तो चाहते हैं उधर कुछ ना कुछ हद तक। अभी उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम हरमुज़ का वापस उसी तरह से ईरान का ब्लॉकेट करेंगे। बेसिकली ईरान के ब्लॉकेट से मतलब ये कि ईरान का कोई भी तेल बरदार जहाज़ अब वहाँ से नहीं गुजर सकता, यानी ईरान की तमाम एक्सपोर्ट जो है, जो ज़्यादातर ऑयल की है उनकी, वो सब अब बंद होगी। तो ईरान पे भी प्रेशर आएगा। ईरान ने दूसरी तरफ ये ऐलान किया है कि जी हमने हरमुज़ बंद कर दी, यहाँ से कोई तेल लेके जहाज़ नहीं जाएगा। तो ज़ाहिर है कि ईरान से पीछे, हरमुज़ से पीछे कोई इराक, सऊदी अरब, बहरीन, ये सारे मुल्क हैं और इनके जहाज़ तेल लेकर, ये सब तेल पैदा करने वाले ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं और इनसे तेल भर भर के लोग पूरे दुनिया में लेके जाते हैं। पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, चाइना भी जाता है, जो मेजर कंट्रीज़ हैं इनमें। तो वो ज़ाहिर उन्होंने बंद कर दिए। ईरान ने कहा कि अब कोई भी जहाज़ जाएगा हम उसको उड़ा देंगे। तो वो क्योंकि हरमुज़ उनके सामने है, पहाड़ी है, इस तरफ ईरान का पूरा इलाका है, तो वहाँ पे कोई भी 1-2-4 लोग भी बिठा दें रॉकेट लॉन्चर के साथ और वो किसी भी जहाज़ पर अगर वो फायर करते हैं रॉकेट भी, तो जहाज़ के लिए काफ़ी होता है। और कोई, क्योंकि उस पर सारे सिविलियंस होते हैं, तो वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं और कोई जहाज़ वहाँ से नहीं गुजरता और जहाज़ डूबे भी हैं। तो दोनों मुल्कों के दरमियान ये एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। पाकिस्तान ने MOU साइन कराया था, वो अभी इन्होंने हेल्ड इन अबेंस कर दिया है दोनों मुल्कों ने कि जी सस्पेंड करते हैं। ईरान ने भी कहा हम भी सस्पेंड करते हैं। तो अब दोनों की आपस में एक आप कह लें कि छोटी सी झड़प चल रही है और मुझे ये लगता है कि अमेरिका इसलिए कर रहा है कि उसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करे, क्योंकि अमेरिका ने उसको रोका, ये जो MOU था इसको सस्पेंड किया और उन्होंने क्लेम किया कि जी ईरान ने 2 जहाज़ वहाँ से गुजरा तो उन पर रॉकेट लॉन्च किए। तो उसमें सऊदी अरब का भी था जहाज़, एक सऊदी अरब से ऑयल लेके जा रहा था और दूसरा भी था। तो पाकिस्तान पर ही प्रेशर है, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि अमेरिका जो है प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है और 2-4 दिन में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दोबारा ये लोग टेबल टॉक्स की तरफ आएंगे और दोबारा उस MOU को रिवाइव करेंगे जो इस्लामाबाद MOU कहलाता है या पाकिस्तान MOU। तो इंशाल्लाह ताला अमन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्योंकि और मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज के दिन हमें ये चीज़ सामने आ रही है कि अल्लाह तबारक व तआला वाकई रहीम और करीम है, और क्योंकि हमने जो चीज़ें बनाई हैं उसमें टेक्निकल फॉल्ट बार बार आ रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ, अभी मुझे अरशद भाई ने बताया कि राहू भी एक लाइट है और वो लाइट का ही कुछ आपने कहा कि वो है, तो के इलेक्ट्रिक तो नहीं बच सकता वो वाली बात जो कह रहे थे। जी मेरे साथ मुझे ये बताइएगा कि अगर एक डील, जैसे कि मैं लाइट इशू से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर ईरान ये कहता है कि ठीक है आबना हरमज़ खुली हुई है, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा, क्योंकि ले सकता है, वो टेरिटरी ईरान की है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मेजर साहब आपने मुझसे एक जहाज़ आपने सऊदीया से मंगवाया है,
तो मेरा ये एक है कि मेरा भी एक जहाज आपकी तरफ जाएगा, यानी आप जो दो तेल के जहाज बुलवाने हैं तो एक तेल आप मुझसे खरीदेंगे एक जहाज आप दूसरे मुल्क से खरीदेंगे, तो ये भी डील का हिस्सा बन सकती है। जी जी डेफिनेटली, ईरान तो कोई भी चीज़ उसके ऊपर वहाँ पे इन्फोर्स कर सकता है क्योंकि वो उसकी टेरिटरी है और वो हरमुज़ का जो पूरा एरिया है तकरीबन वो उसका आधा और आधा अमान सामने है, दोनों का है, तो दोनों मिलकर ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका का और बाकी दुनिया का भी यही मुतालबा है कि इसके ऊपर कोई टोल टैक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आता है, ये कोई उनकी अपनी इंडिविजुअल मुल्क की टेरिटरी नहीं है, इंटरनेशनल वाटर्स में आता है, इसको ओपन होना चाहिए। और बाकी दुनिया में भी कहीं इस तरह का नहीं है कि ऑयल के ऊपर इस तरह से कोई टैक्स लेता हो, तो उम्मीद है कि ईरान भी मान जाएगा। लेकिन ईरान ज़ाहिर है इसको एक नेगोशिएटिंग पॉइंट के तौर पर यूज़ कर रहा है कि भाई ये भी एक पॉइंट है और हमारे ऊपर से आप सैंक्शंस लिफ्ट करें, हमें जो पैसा हमारा फ्रीज़ हुआ है वो हमें वापस करें, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो हम उस तरह से नहीं, हमें इजाज़त दें कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको अफजोदगी कर सकें एक ख़ास लेवल तक और इसको पीसफुल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है इसको न्यूक्लियर एटम बम बनाने की। तो थिंग्स लाइक दैट, अब सब MOU में सारी चीज़ें मौजूद हैं, इनबिल्ट हैं, लेकिन ये आपस में अब किसी को क्या मौका, उन्होंने 2 रॉकेट अगर फायर किए ईरान ने तो इन्होंने फ़ौरन जंग का ऐलान कर दिया। अब ट्रम्प साहब भी चाहते हैं कि अच्छा थोड़ा सा टाइम मिल गया और जितना मैं इनको तबाह कर सकता हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ इजरायली लॉबी है जो अमेरिका में इनको प्रेशराइज करती है। उस लॉबी का जो सबसे बड़ा लीडर था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब इस दुनिया से जा चुका है, लिंडसे ग्रैहम जो सेनेटर था तो वो अब इस दुनिया से जा चुका है। और आपको मैं बता दूँ कि इस लिंडसे ग्रैहम को, जो कि इसराइल का और ये सारी जितनी जंगें हैं उनका ये एक तरह से ऑथर रहा है, वो उसको 2018 के अंदर हमारे मुल्क में बुलाकर जो है वो पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ भी दिया गया ओके जी। और वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ था, और अल्लाह ताला ने बड़े टाइम के ऊपर उसको उठा लिया। कल को उस जैसा अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट आ जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो आप फिर ट्रम्प को दुआएं देंगे कि यार ट्रम्प तो बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और होती है बेसा, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अब ना टाइम ऐसा जा रहा है कि हम कहते हैं मौजूदा बहुत बुरा है, लेकिन जो उसके बाद आता है वो उससे बुरा आता है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं वो थोड़ा बेहतर था। तो ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला बस मुसलमानों को एका दे। मैं आपकी तरफ आता हूँ रफ़ीक भाई, मुझे ये बताएगा, रफ़ीक मारा साहब कि मैं पहले नाम गलत ले गया था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब तालीम के शोबाजात के अलावा आप वोकेशनल ट्रेनिंग्स कराते हैं, इसके अलावा क्या शादी ब्याह में भी देखते हैं या अगर कोई मेडिकल इशू होता है उसमें भी आप लोगों की मदद करते हैं? जब मेडिकल में भी जो है ना, कभी रात को भी हमारे ऑफिस पे काफ़ी केसेस से आए हैं, मेडिकल में भी हम हेल्प करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटियों की बच्चों की फीसें भी हम जो है ना काफ़ी इसमें भी करते हैं, और ये पूरा साल सिलसिला हमारा चालू रहता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अगर बताना चाहें तो, क्योंकि सवाल कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हर कोई चाहता है कि कुछ पे पर्दा रहे और कुछ पर जो है वो हम ओपनली बात करें, तो वो आप पर है क्योंकि आप NGO बेस्ड है। हाँ, अरशद भाई से और मेरे सबसे हम खुले सवाल करते हैं क्योंकि ये वो दीन के हवाले से बात करते हैं, वो पाकिस्तान को कहते हैं ना कि सीना ठोक के कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मुझे ये बताएं कि आपके जो डोनर्स हैं, यानी जो आपको फर्ज करें आपके पास इमदाद होगी तो आप मेरी और मेरे साहब की मदद करेंगे ना, आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपकी जो माली मदद है वो बाहर बैरून मुल्क से होती है या पाकिस्तान के अंदर ही लोग या कराची के अंदर ही लोग? जी नहीं, बैरून से नहीं है, तो बैरून मुल्क में कुछ हमारी फैमिलीज़ हैं, जब ये पाकिस्तान आते हैं हमारे अपने रिलेटिव हैं वो कुछ हमें हेल्प करते हैं। और वैसे ज़्यादातर हमारे पास कराची में भी हैं, लाहौर में भी कुछ लोग हैं जो, आपको पता ही है वेलफेयर का इदारा जितने भी NGOs हैं बगैर डोनेशन के नहीं चलते हैं, ऐसे ही है। तो यही है कि हमें काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ पर। और हमारे से ताजिर बिरादरी, उसमें बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं यहाँ पर। मैं खुद भी एक छोटा सा, मेरा फर्नीचर का काम है, बिजनेस छोटा सा, उस वजह से काफ़ी अर्से 40 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, मतलब दोस्त किसी हैं। की शादियों तो भेजेंगे कि रफ़ीक मारा साहब से जो है वो आप जाकर फर्नीचर बनवाएं ताकि वो सस्ता बना सकें। देखिए, एक चीज़ होती है रफ़ीक साहब की, मैं ये कहता हूँ मेरे साहब के लिंक से लिंक बनते हैं, ऐसे ही होता है। अब जैसे कि अरशद भाई से मेरी जो चैनल पर मुलाकात हुई, अच्छा ये इनकी शख्सियत ऐसी थी कि पहली दफ़ा दिल में घर कर गए। हालांकि आपको किसी से भी मिलने के टाइम पे ऐसे ही है ना अरशद भाई कि आपको टाइम लगता है, 2-3-4 दफ़ा मुलाकातें होता है कि वो, इनके साथ दिल ऐसे लगा कि इन्होंने जब एक चीज़ बोली ना कि ये माशाल्लाह हमारी फौज से रिटायर है, जी जी, तो ये
इनकी दो बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक, उनको बड़ा दुख है कि मैं फौज में जब था मैं शहीद क्यों नहीं हुआ, ऐसे ही मेरे साथ। और सेकंड, इन्होंने ये कहा कि अगर आज भी तो उस तक हम वॉर खत्म कर चुके, इंडिया हार मान चुका, वो तो अभी कह रहे हैं कि हम नहीं माने थे, हमने पाकिस्तान के ऊपर तर्स खाया था, डंडे तो डब्बे तो माने बचे थे, पाकिस्तान पे तर्स खाया था। तो इन्होंने ये कहा था कि आज भी जिशान भाई लाइव चैनल पर बैठकर बड़ी बात है कहना कि जिशान भाई मैं आज भी रेडी हूं कि मेरी फौज को अगर मेरी जरूरत है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा वहां पर बॉर्डर पर लड़ने के लिए। ये बात भी आपके कोटेड थी, तो मैंने कहा ये तो लव यू हो गया इनके साथ। तो यही चीज आपके लिए भी मैं कहूंगा। अच्छा जी अरशद भाई, मुझे ये बताइएगा कि औलाद का मामला मैं डिस्कस कर लूँ क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर किसी जोड़े को औलाद नहीं होती, अच्छा मसला ये है हमारे यहाँ पर बहू ब्याह के आ जाइए, पड़ोसियों को फिक्र लगी थी हम कब देखेंगे आपका बच्चा, भाई हो जाएगा जब होने वाला होगा। तो मुझे ये बताएं कि जो इस क्राइसिस में, क्योंकि लड़की जो आती है उस पर प्रेशर बड़ा होता है। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि लड़की को तो ले जाते हैं चांद पे ले जाएंगे टेस्ट करवाने के लिए, लड़के को टेस्ट नहीं करवाते। हालांकि हो सकता है कि मसला लड़के में हो, आजकल तो कॉमनली तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर दोनों की चीजें सेट हैं, दोनों कंफर्म बेस्ट हैं, दोनों मेडिकली फिट हैं, तो फिर अगर औलाद नहीं हो रही है तो उसके लिए कोई वजीफा? सबसे बड़ी बात तो ये तो अल्लाह की रजा है। औलाद का देना, बेटा दे बेटी दे, ना होना या ना होना, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी पे भी डिपेंड करता है ना, वहीं से आते हैं सारे फैसले। ऐसे ही है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप शादी से पहले जब आप इस्तिखारा करने जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं लोग, तो हम सबसे पहले उनकी तारीख़ पैदाइश लेते हैं। ठीक है, और वो सच्ची नहीं बताते ना लोग। हाँ, देखिए आप जब लॉजिक से बात करेंगे ना, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप उड़ी उड़ाई बात करें, आजकल तो डीएनए हर चीज़ टेस्ट हो जाता है, आप देखें बैठ के तो शादी से पहले सब पता चल जाता है किस में मसला है किस में मसला नहीं है, ठीक है ना। और जो जो नए नए आजकल तरीक़ेकार आए हुए हैं, लोग उससे भी अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये चीज़ है या नहीं है। अगर आपका जो औलाद का जो घर है, जायचा जब बनता है तो 5वां घर औलाद का है। अगर 5वां घर में पोजीशन मजबूत है, उसका मालिक जो है वो मजबूत पोजीशन पे, मेरे पास हज़ारों केस हैं, ऐसी देख के बता दूंगा आपको कि इसमें मसला किसका है, लड़की का या लड़के का। जब हम इस्तिखारा करते हैं, नाम से कर रहे होते हैं ना, हम तारीख़ पैदाइश भी लेते हैं, उन तमाम अवामिल को भी देखते हैं कि ये जब शादी के बाद ये जोड़ा कितनी सक्सेस करेगा, ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। होगा तो अल्लाह के हुक्म से, लेकिन इल्म भी तो दिया ना अल्लाह ने। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया और कहा कि अपने फैसले अकल से करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मशवरा करो, मशवरे में खैर है, कोई नहीं है दरो दीवार से फैसला मशवरा करो। और ये भी कहा कि मशवरा उससे करना जो अल्लाह से डरता हो, ऐसे ही तो फिर आपको मशवरा देगा। तो औलाद का जो मामला है उसमें सबसे पहले एक मेन प्लानिट है जुपिटर। जुपिटर अगर किसी के भी जायचे में एग्जॉल्टेड है, अच्छी पोजीशंस में है, तो उसका मुस्तकबिल में एक अच्छा घराना बनता है, बड़ा ख़ानदान बनता है। और अगर वो कहीं कम्बस्ट हो जाए, वो कहीं ख़राब हो जाए, तो फिर औलाद के लिए इश्यूज़ आते हैं। तो वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, हम उसके हिसाब से देख के आपको बता देंगे और कुरान सुन्नत से उसका इलाज बताएंगे कि इसका इलाज ये है। बाकी देने वाली रब की ज़ात है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हौसला रखना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। सुभान अल्लाह, ऐसे है। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा कि नौकरी के हसूल में भी आजकल तो वैसे आपको पता है नौकरी का बड़ा फुकदान चल रहा है, लेकिन अगर बच्चा बेचारा कहते हैं ना कि लड़का कमाता। अच्छा, एक चीज़ आजकल मुझे माँ बाप की भी समझ नहीं आती कि पहले ज़माने में भी तो लड़कियों की शादियाँ होती थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि निकम्मे बच्चे को दे दें, लेकिन लड़के की गाड़ी भी अपनी हो, घर भी अपना हो। अब वो रिसेंटली ग्रेजुएट या मास्टर करके आया, या 2-3 साल हो गए, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई बम पढ़ के आया होगा या बम बनाता होगा बच्चा कि 2-4 साल के अंदर ही अपना घर, गाड़ी और एक इतना लविश लाइफस्टाइल वो रखेगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे माँ बाप के लिए तो आप क्या कहेंगे? और जो बच्चे लड़के खास तौर पर शादी के लिए परेशान है कि उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही, तो उनके लिए कोई वजीफा? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए इस वक्त एक सोलर सिस्टम में एक प्लानिट है जुपिटर, ठीक है। जुपिटर प्लानिट इस वक्त ट्रांजिट करके सोलर में वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बुर्ज असद में आ चुका है, ठीक है। और वैदिक के हिसाब से वो कैंसर साइन में है। लेकिन मैं आपको वेस्टर्न बताता हूँ क्योंकि सूरज निकलता है अपने टाइम पर है, तो मैं वेस्टर्न से बताता हूँ आपको कि जो लोग इस वक्त कैंसर साइन में है, यानी कि जो लोग जुलाई में पैदा हुए हैं, जो लोग नवंबर में पैदा हुए हैं स्कॉर्पियो साइन है, जो लोग मार्च में पैदा हुए यानी कि पाइसेस हैं, इनके लिए जॉब के लिए बड़ी आसानी आई हुई है अल्लाह की तरफ से, ख़ास ब्लेसिंग आई हुई है। और ये कोशिश करें तो इनके नौकरी के मामला बहुत आसान है, ठीक है। इनको चाहिए कि ये ईशा की नमाज की पाबंदी करें। ईशा की नमाज के बाद एक तस्बीह या फताह हो या रज़ा को
या फतह हो या या रज़ा। रज़ा को, या फतह हो या रज़ा को एक तस्बीह पढ़ने का मामूल बनाए इंशाल्लाह इनको, और नौकरी अप्लाई भी करें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर बैठ के कोई नौकरी आ जाएगी, उसके ही लिए है। कोशिश करें क्योंकि अल्लाह आपकी मेहनत देखते हैं। इसी तरीके से मेरे पास एक सवाल आ रहा है आजकल मकानों का, आपने पहले भी पूछा। देखें जुपिटर प्लैनेट्स जो है वो इस वक्त ल्यू साइन में है, असद साइन में है, आपका 12वां हाउस होता है। तो अब जो लोग काफ़ी अरसे से मकान लेना चाह रहे हैं और काम नहीं बन रहे, तो उनके लिए अल्लाह की एक रहमत आई है, बड़ा अच्छा वक्त आया है। 5 ऐसे लोग हैं ज़ोडिक हैं जिनके लिए आसानी है। तो उस क्योंकि ल्यू साइन के अंदर जुपिटर 30 जून से आ गया है और ये 2027 के 30 जून तक वहाँ रहेगा, ठीक है। तो अब अगर जो लोग असद के हैं यानी कि बुर्ज असद ल्यू के हैं, या वो लोग जो अगस्त में पैदा हुए हैं या जिनका नाम जो है वो एम से शुरू होता है, अगस्त से जो लोग होते हैं उनका नाम एम से होता है, उसके लिए और आसान कर रहा हूँ। अब इनके जो 10-12 साल से रुके हुए काम थे, इनको उन कामों में आसानी मिलेगी, ज़बरदस्त। ठीक है। ऐसा लगता है कि इनका नसीब बंद था, वो नसीब खुलेगा, इनका वेट बढ़ेगा, पहली निशानी ये होगी, इनका वज़न बढ़ेगा, लोगों में सोशल सर्कल इनका बढ़ेगा। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये कोई मकान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, अब उनका होगा जो प्लानिंग कर रहे थे, या थोड़ा बहुत सरमाया जमा कर लिया था लेकिन होता नहीं था, तो अगर ये कोशिश करें इस वक्त बड़ा मकान लेने के लिए, ज़मीन का मकान लेने के लिए, तो इनके लिए रास्ते आसान हैं। और जब ये वो मकान लेंगे तो इनकी उस मकान की वजह से माशरे में इज्जत बनेगी, माशाल्लाह। ठीक है। दूसरा ज़ोडिक साइन जो है वो बुर्ज कॉस यानी कि सेक्रेटेरियस है। सेक्रेटेरियस उनको कहते हैं जो लोग दिसंबर में पैदा होते हैं और जिनके नाम का पहला हुर्फ एफ हो, ठीक है। एफ। तो इनके लिए जो जुपिटर है वो इनका ही फर्स्ट लॉर्ड है और वो इनके 9th हाउस में आया हुआ है, नवा घर है, किस्मत का घर है, किस्मत साथ दे रही है इनका। और ये अगर मजहबी सफ़र करना चाहें उसके लिए आसानियाँ हैं, हायर एजुकेशंस करना चाहते हैं उसके लिए आसानियाँ हैं, अगर ये कोई मकान परचेज़ करना चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर या दूसरे शहर में या किसी और कंट्री में भी, तो इनके लिए बड़ी आसानियाँ हैं। और ऐसा समझें कि आइडियल वक्त है सेक्रेटेरियस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है। इसके अलावा एक साइन और है जिसको हम कहते हैं बुर्ज हुमुल एरिस, एरीज, यानी कि जो लोग अप्रैल में पैदा होते हैं, जिनके नाम का पहला हुर्फ AOU हो, ठीक है। वो लोग, तो उनके 5वें घर में जुपिटर आया है और 5वें घर से जुपिटर की जो एक नज़र है वो 11वें घर पे है, ठीक है। वो 11वें घर पे उसकी नज़र है। ठीक है। इनको चाहिए कि अगर ये कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी में, प्लाट में लेके छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये वो प्लाट इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले वक्त में ये उससे ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और ये मकान उनके बच्चों के लिए लकी हो जाएगा। ठीक है। एक और ज़ोडिक साइन है बुर्ज दल यानी कि एक्योरस, वो लोग जो फरवरी में पैदा होते हैं, ठीक है, जिनका नाम एस से शुरू होता है। अच्छा, इनके 7th हाउस में जुपिटर आ गया। अच्छा, इनके एक मसला हल होगा कि अगर इनकी कोई शादी रुकी हुई है तो इनकी शादी के मसले हल हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर ये कोई बिजनेस करते हैं, या तो ये अपने लाइफ पार्टनर के ज़रिए या बिजनेस पार्टनर के ज़रिए कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ इनको आसानी मिलेगी और इस प्रॉपर्टी के ज़रिए इनके जहनी सुकून में इजाफा होगा। एक आखिरी ज़ोडिक साइन रह गया, उसको कहते हैं बुर्ज सौर टॉरस, ठीक है। टॉरस के लोग जो होते हैं उनके 4थे घर में जुपिटर है इस वक्त, अगर, और वो उनका नाम का जो पहला उर्फ है वो W या B से होता है, तो अगर वो लोग कोशिश करें, किराए के मकान में हैं और वहाँ से अगर वो मूव करना चाहते हैं तो दूसरा मकान मिल सकता है। ख़रीदना चाहते हैं ना मकान, तो अगर ये जो लोग किस्तों पे ख़रीदते हैं तो इनको वहाँ से भी आसानी मिल जाएगी, और अगर थोड़ा अमाउंट कम है तो इंशाल्लाह इनको वहाँ से गैबी मदद मिलेगी, इनको लोन भी मिल जाएगा, तो इनका भी मकान बन सकता है। तो ये 5 ऐसे ज़ोडिक मुबारक साइन है, अगर ये कोशिश करें और तो इनके लिए मकान प्रॉपर्टी खरीदने में बड़ी आसानियाँ हैं। बिल्कुल जी, और ज़बरदस्त। अच्छा, ये बड़ा अच्छा होता है कि आप ज़ोडिकल साइन के साथ साथ बताते हैं तो लोगों को आसानी होती है, लेकिन मेरे जैसे वर्गों वाले बेचारे परेशान ही रहते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होगा। मज़ीद जानेंगे चीज़ों को और ये जानेंगे कि आगे मुल्क की हालात कैसे रहेंगे मेजर साहब से, और फिर हमारे रफ़ीक भाई हैं इनसे ये जानेंगे कि अगर कोई बच्चा इनसे मदद लेना चाहता है, स्कूल लाइफ हो या जॉब के हवाले से हो या मेडिकल इश्यूज़ हों, तो वो इनसे कैसे रब्ता कर सकते, तमाम चीज़ें जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग।
हमारी जनाब वेलकम बैक। इसी के साथ आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब आपको प्यारे प्यारे मेहमानों से मिलवाता है, यानी जितने भी लोग आते हैं वो रहमतें होती हैं और रहमतों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। नेक्स्ट सेशन के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। और यहाँ पर मैं एक बात कहता हूँ, जो नेक्स्ट मेहमान है नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि नाम बताऊंगा तो फिर आप जान जाएंगे कौन है, लेकिन उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि हम दिन ब दिन बुढ़े होते जा रहे हैं और वो दिन ब दिन जवान होती जा रही हैं। कौन है आपको मिलवाएंगे ब्रेक के बाद। और जी हम ये जानते हैं मेजर साहब कि हम बेहतरीन हालात की तरफ कब जाएंगे। मैंने बड़ा अच्छा एक मीम पढ़ा था, मैं आपको भी सुना दूँ कि दुनिया में कहीं पर भी जंग हो सिर्फ 3 मुल्क अफेक्ट होते हैं, 2 जो लड़ा, तीसरा पाकिस्तान, तो वो पेट्रोल महंगा हो जाता है। तो क्या अब तो कह रहे तयन भी हर डे के हवाले से किया जाएगा कि एवरी डे पर हम तयन करेंगे कि पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ गई हैं तो हम उसी दिन बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कम हो गई तो हम 15 दिन बाद कम करेंगे। हाँ देखिए, ये थोड़ी सी गवर्नमेंट की इसमें मैं समझता हूँ मिस्टेक भी है, और कि वो पैसे जब बढ़ाने होते हैं तो फ़ौरन बढ़ा देते हैं, और जब उनको कम करने होते हैं तो वो मार्केट अगर कम भी हो जाती है तो महीनों बाद उसके बाद वो पेट्रोल प्राइसेस कम करते हैं। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है क्योंकि हरमुज़ ईरान ने बंद कर दिए। तो अब अल्लाह से दुआ करें कि ये खुल जाए, क्योंकि हरमुज़ नहीं खुलती तो पाकिस्तान का जो ऑयल है, पेट्रोल है ख़ास तौर पे, और LNG भी क्योंकि कतर से आती है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी इस वक्त तक बंद रहेंगी जब तक कि ये हरमुज़ बंद है। अगर हरमुज़ विदिन चंद दिन में खुल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ये अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया पाकिस्तान ये दोनों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, और पाकिस्तान इस दफ़ा काफ़ी इसका इम्पेक्ट आ सकता है। जैसे पहले आया था, लेकिन जब हालात बेहतर हो गए तो पैसे डाउन भी हो गए थे गवर्नमेंट ने। लेकिन एक बात है कि दिल पे पत्थर रख के हम 25 रुपये बढ़ा देते हैं, पत्थर हटाते हैं तो 1.5 रुपया क्यों कम करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। हाँ, ये थोड़ा सा है हमारे यहाँ, ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं और ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों साइड्स पर बैलेंस होना चाहिए। जब आप बढ़ा रहे हैं तो जिस तरह से आप बढ़ा रहे हैं कि विदिन आप फोर्टनाइटली आप बढ़ा रहे हैं या विदिन 24 आवर्स आप बढ़ा रहे हैं, 48 आवर्स बढ़ा रहे हैं, तो इसी तरह से कम भी करनी चाहिए कि चलें आप रोज़ाना अगर चेंज कर रहे हैं तो प्राइस में भी कमी भी आनी चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली वन साइडेड कि आप बढ़ाई जा रहे हैं। तो दुआ करें कि ये हरमुज़ खुल जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पर इम्पैक्ट फिर नहीं आएगा। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक बात है, वो आपने वो देखा होगा चॉकिंग लगी हुई होती है महबूब आपके कदमों में, सावित्री देवी, इनके भी तावीज़ काम नहीं कर रहे हैं, हरमुज़ नहीं खुल रहा। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं रफ़ीक भाई, वैसे नाम का कभी फ़ायदा हुआ आपको? रफीक मारा है ना, तो रफीक मेरा है, तो कभी किसी जमाने में किसी ने कहा रफीक तो मेरा है, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? पक्की बात है, पक्की बात है। नहीं, मैं ये वाला इसलिए नहीं काट देंगे, आप मुझे बता दें। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये खुद मतलब ये घर वालों ने पूरा लिखा था रफीक मारा, या आपने खुद कहा कि रफीक मेरा हो जाएगा? कभी जुबान पे हमारी जितनी भी हमारे सब मारा के नाम से ही वो कर। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बच्चा तालीम के हसूल के हवाले से, मेडिकल के हवाले से या वोकेशनल ट्रेनिंग, असल में मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैं आपके नंबर पे मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा उसके लिए, कि वो चाहते हैं कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाए जाएं, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें जॉब पर रखवा दिया जाए कि मुस्तकबिल हमारा बने, क्योंकि बच्चे जो हैं वो वाकई में घूम फिर रहे हैं। अभी भी 3 CVs मेरे पास आई हुई हैं कि भाई कहीं जॉब का कुछ हो जाए। इवन दो मैं प्रीवियस जिस चैनल पर था उसके काफ़ी एम्प्लॉयज़ अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है वहाँ पे भी, तो चीज़ों को मैनेज करना है। कहते हैं ना कि आपने एक बंदे के लिए मैनेज किया तो अल्लाह ताला मज़ीद आपकी चीज़ों को बेहतर करता चला जाता है। तो उस हवाले से अगर जो बच्चा स्कूल फीस या यूनिवर्सिटी कॉलेज फीस के लिए आपसे रब्ता करना चाहता है, या आप कैसे उसकी मदद करेंगे, कैसे लिंकअप होगा? देखिए, हमारे तो सोशल मीडिया पे सारी IDs हैं हमारी, बिल्कुल ऐसे ही है। वेबसाइट भी हमारी है, इसके अलावा फेसबुक IDs है, व्हाट्सअप भी है, इंस्टाग्राम भी है। ठीक है, उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, और टेलीफोन नंबर हमारे ऑफिस के हैं, उस पर भी हमसे रब्ता करें और इंशाल्लाह हम ज़रूर उसकी हेल्प करेंगे। कच्ची कुम्हार वेलफेयर इनका फेसबुक का पेज है जनाब, और सब ज़्यादातर फेसबुक यूज़ करते हैं, तो कच्ची कुम्हार वेलफेयर को आप जाकर सर्च करें और वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को डालें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि फेसबुक के मैसेजेस देखे ज़रा देर से जाते हैं, तो जल्दी देख लेते हैं। डेली हमारे पास ये सोशल मीडिया के लोग बैठे हैं, वो खुद देखते हैं सर डेली। अच्छा। और हाँ बिल्कुल, तो मतलब आप लोग देख लेंगे? हाँ बिल्कुल, उसको जवाब भी देते हैं। ये भी बोले ग्लोबल वालों की तरफ से देंगे, सुन लेंगे, वरना इनको अगली दफा शोबे पकड़ेंगे कि हमारे बच्चों ने आपको मैसेज किया था। ठीक है जी। अच्छा जी, हम अरशद भाई आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि आजकल जो है वो बदअखलाकी बड़ी आम हो गई है, और हकीर जानना ना कि दूसरा बंदा जो है वो बहुत हकीर है, या अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गाड़ी दे दी है तो बाइक वालों का ख्याल नहीं करना, क्योंकि अगर आप 4
पहियों पर ड्राइव करते हुए जाना है तो पानी उड़ेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर गटर का पानी मौजूद है या गंदा पानी मौजूद है तो अगले बंदे ने नमाज पढ़नी, आप तेज़ जाते हैं और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि बाइक वाले, वो जो एक इशारे होते हैं। तो इस हकारत वाली चीज़ को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने के लिए क्या ऐसा वजीफ़ा है या क्या ऐसा अमल है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो तरबियत के ऊपर है आपके। अगर हम तरबियत की बात करते हैं तो आप देखें, आज़ादी के 2 सिपाही थे, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जब भी हम उनकी तालीम तरबियत पे बात करते हैं तो उनकी वालदा आमना बेगम को हम सलाम करते हैं, किताबें मौजूद हैं। तो घर तरबियत तो घर से दी जाती है। आजकल बच्चों की तरबियत पे आपको पता मोबाइल का हक़ है। छोटा सा बच्चा है, वो रो रहा है तो उसको मोबाइल आपने हाथ में दे दिया, तो क्या तरबियत होगी? हमारे यहाँ तरबियत की कमी असल बात है, बिल्कुल ऐसे ही और है। कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप की भी तरबियत अब होनी ज़रूरी है, क्योंकि अपने लिए तो वो कहते हैं, हमारे यहाँ पे ना बच्चा घर से ही झूठ बोलना सीखता है कि अगर अब्बू के कोई नहीं जाओ बेटा बोलो अब्बू काम पे गए। अब आप जब झूठ बुलवाना सिखा रहे हैं बच्चे को कि अब्बू काम पर गए और अब्बू अंदर आराम फरमा रहे हैं। असल में आराम भी नहीं है, आजकल मोबाइल ने सबका काम कर दिया है। आप देखें कि घर में हर आदमी के पास मोबाइल है ना, और सब फजर तक लगे हुए मोबाइल के ऊपर ही, और उसके बाद सो जाते हैं। उसके बाद ना कहते हैं फजर में वो आराम नहीं, वो आराम कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, अब जब मैं एस्ट्रोलॉजी में मुझसे कोई पूछने आता है कि सर मैं गुलूकार बनूंगा या अदाकार बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा, तो उसको पहले देखना पड़ता है कि मरकरी कहाँ है। मरकरी आपका प्लैनेट्स है। हम कहते हैं जब मरकरी सुकून में होगा तो आप कुछ करेंगे ना। अब मोबाइल मरकरी है, सारा दिन आपके पास मोबाइल है, आपके पास उसमें तो इतनी शॉर्ट टाइम गुजरता है आपको पता भी नहीं चलता। आपको कुछ करना होता है, आप नेट बंद कर दीजिए। जिस दिन आपके घर में नेट नहीं हो उस दिन आप देखें दूसरे कामों के बारे में आप सोचते हैं। ये मैं अनवर भाई को समझाता हूँ, अनवर भाई अब मोबाइल का नेट ऑन रखते हैं। अनवर भाई कितनी बुरी बात है देखें। तो हमारे यहाँ मोबाइल की वजह से और लोगों के तवज्जो बच्चों पे हर जगह तवज्जो कम है। जब तक तरबियत, हमारे दौर में भी तो तरबियत दी जाती थी ना। आप पुराने ज़माने में उठा के ड्रामे देख लें, उसका कल्चर देखें और आज देखें आप। अच्छा, मैं पुराने ड्रामों से आपने बड़ी अच्छी बात बताई। अच्छा, गरीब को गरीब दिखाते थे ना। मैं अब तो ड्रामा गरीब में है नहीं ना अक्सर हमारे उसके बारे में बात करो, लड़की इतनी गरीब है कि 50 साल से उसने कुछ खाया हुआ नहीं है, ठीक है। वो मदद के लिए फोन करी है, सेव वाला 16 प्रो मैक्स उसके पास, बाजी उसको बेच के किचन का सामान ले आओ। ये समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसी हरकतें वो करते तो हैं। ऐसा लगता है किसी और दुनिया के ड्रामे दिखा रहे हैं ना। ऐसे मैं यही कहता हूँ, वो नूडल्स वाले बाल आगे गिर रहे हैं और देगों में चमचे लगा रही है। ये कौन सा अंडा बनाते हुए बंदे का काम करा हो जाता है। वो देख के में मसला नहीं होता। तो वाकई में नेचर से हम बड़े दूर हो गए। हमने वैसे इंडिया को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि हमारा जो ड्रामा है वो वाकई में आज भी अभी ज़ब्त एक ड्रामा, जो मैं टेलीविजन का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ज़ब्त एक ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा था और उसमें वाकई में ज़ब्त दिखाया। और उसमें जैसे वो इंडिया में औरतों को मजलूम तो मर्द मजलूम है बेचारा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने वाकई में ज़ब्त किया और ज़ब्त का जो नतीजा है वो बड़ा अच्छा निकलता है। वैसे ये ड्रामों में होता है, इनमें लड़की मिल जाती है, यहाँ पे तो कहते हैं जॉब अच्छी नहीं थी छोड़ के आगे निकल जाती हैं, तो बड़ी ज़िंदगी काम खराब होता है। मैं सब आपकी तरफ आएंगे क्योंकि टुवर्ड्स टू हम एंडिंग है। मुझे ये बताइएगा कि ओवरकम हम क्या देख रहे हैं, वॉर कब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और पाकिस्तान के हालात कुछ बदलते हुए। मैं अबाउट पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान के तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात काफ़ी बदल गए हैं और इंशाल्लाह और बदलेंगे। ये तो अभी एक टेम्प्रेरी क्राइसिस आ गया है, इस वक्त पूरी जंग पूरी दुनिया से गुजर रही है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है और टेक ऑफ की पोजीशन के अंदर है। आप देखें कि पाकिस्तान का दुनिया में इस वक्त डंका बज रहा है, नाम है। तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये सारी दुनिया एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ग्लोबल विलेज है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तो आगे बढ़ रहा है। जंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है ईरान और ये US की, तो मैं समझता हूँ कि ये 2-4 दिन के अंदर, उम्मीद तो है, मैं समझता हूँ कि ये वैसे आपकी ज़्यादातर उम्मीदें सच्ची हो जाती हैं जब हाँ इंशाल्लाह अल्लाह करे। तो क्योंकि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है उनकी USA की, तो इंशाल्लाह ताला ये 2-4 दिन के अंदर ही मामला माशाल्लाह मतलब बेहतर। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है कि जो एक सवाल आया तो उसको मैं अपनी ज़ुबान में करूँगा। उन्होंने तो भाई ने बड़ा जो अल्फाज में, मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकता, कि पाकिस्तान का दुनिया में डंका बज रहा है, वो अपनी आवाम का डब्बा क्यों बजा रहे हैं? देखिए, आवाम का डब्बा नहीं बज रहा। जब पाकिस्तान तरक्की करता है तो ज़ाहिर है आवाम भी पहले से ज़्यादा खुशहाल होती है, ऐसी बात नहीं है। पहले के मुकाबले में जो लोग पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान पहले किस पोजीशन पर था और आज किस पोजीशन पर है। जो लोग आज पैदा हो रहे हैं, ज़ाहिर है, बाकी मैंने भी पूरी दुनिया फिरी है और आप यकीन करें कि मेरा तो कहीं दिल नहीं लगता। मैं यूरोप भी गया और भी दूसरी जगहों पे, तो मेरा तो था कि बस पाकिस्तान आ जाऊँ। तो जो पाकिस्तान है, इससे अच्छा मुल्क मुझे तो कोई नहीं लगा जिसमें कम से कम लोगों में एक दूसरे का एहसास है। जैसे हमारे आर्म फोर्सेस से ना कहते हैं ना कि पाकिस्तान की जो कोई भी फौज है, बरी है या बहरी है या फ़िज़ाइया है, जो भी है, उसको तो अपने मुल्क से मोहब्बत है, तो जान
कहते हैं ना कि देखिए, कफन मोहब्बत एक अलग चीज़ है, एक आपका दिल लगना अलग चीज़ है। यहाँ पे जब आप पाकिस्तान से आपका एक दिल्ली लगा होता है, यहाँ एक माशरा है, ये लोग यहाँ पे जो लोग हैं वो इंसान हैं। बाहर के माशरे में लोग रोबोट्स हैं, एहसास नहीं है एक दूसरे का, और वो माशरा इस वक्त कोलैप्स की तरफ जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द माशरा, जो वेस्ट की मैं बात करता हूँ तमाम की, पाकिस्तान के अंदर माशरे में इम्प्रूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ अभी तक दीन को जो है इन्होंने पाकिस्तान में प्रायोरिटी है, दीन को प्रेफरेंस है। जब तक दीन को, क्योंकि दीन का ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह सुब्हान ताला से, कि उनके अहकामात हैं, तो उनके अहकामात तो ज़ाहिर है कि उसमें तो कोई वो नहीं हो सकता, दो राय कोई तो। लेकिन दुनियावी इंसानों के जो अहकामात आते हैं कि जी आयदी जायदाद इसको दे दो, तो लोग शादी नहीं कर रहे, तो माशरे कोलैप्स कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आपको पता है कि जो बच्चों की पैदाइश है वो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डूम, कि पूरी दुनिया में बच्चों की पैदाइश बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ज़मीन दोज़ हो गई है, और पूरा वेस्ट जो है इस वक्त उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम वापस अपनी इस पैदाइश को, बच्चों की पैदाइश को किस तरह से लोगों को कंपेल करें कि बच्चे पैदा करें। बच्चे पैदा नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ वैसे मिल रही है, वो कहते हैं क्या ज़रूरत है जिम्मेदारी उठाने की। तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह माशरा कोलैप्स नहीं कर रहा, इवन इंडिया के अंदर ये माशरा कोलैप्स कर रहा है, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान में नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इंशाल्लाह आगे जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमें ज्वाइन इन किया। और ये मैं एक बात बोलूँगा, फिर हम आपकी तरफ आते हैं मैसेजेस के लिए, कि चाइना के अंदर भी ये कहा गया कि, और दूसरे ममालिक हैं, कि अगर आप दूसरा बच्चा पैदा करेंगे तो आपको तोहफा मिलेगा। तो मैंने उसी पे नीचे लिखा था कि हमारे लोगों को बुलाएं, आप तोहफे दे दे के थक जाएंगे। आप मुझे बताएं कि आपका जो है वो क्या कहना चाहेंगे अब जाते जाते लोगों को, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है कि हम स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको बुलवाएंगे ताकि हम प्रॉपरली वीक का हम डिस्कस कर सकें, क्योंकि आपकी बातें वाकई में बड़ी ऑथेंटिक होती है। तो मुझे बताइएगा कि ये जाते जाते क्या कहें। आज प्रॉपर्टी पे हमने बात की है आपसे, तो आखिरी बात प्रॉपर्टी पे करता जाऊंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा जो प्लॉट है या हमारी जो ज़मीन है, लैंड है, वो बिक नहीं रही है या किसी ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। ओवरऑल वो कहीं पे भी हो, कराची में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं पे भी हो, वो उन लोगों को चाहिए कि जिनके प्रॉपर्टी के मसाइल हैं उनको ये चाहिए पहले तो नमाज की पाबंदी करें, ठीक है। उसके बाद ये है कि उनको ईशा की नमाज के बाद 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ें अव्वल आखिर, और सूरह नसर इसको 100 बार पढ़ें, ठीक है। इसको मामूल करें, 11 दिन पढ़ें, 21 दिन पढ़ें, यह आपका एक मामूल होगा। इंशाल्लाह इतने दिनों में आपको रिजल्ट नज़र आएगा। सारा दिन चलते फिरते या समत चलते फिरते इसको करते रहें। इंशाल्लाह वो जो आपका मसला प्रॉपर्टी का हज़ारों लोगों का चल रहा है, इंशाल्लाह उसमें अल्लाह पाक आसानी फरमाएंगे। अच्छा, वो लोग जो रियल इस्टेट के बिज़नेस में हैं और उनको प्रॉब्लम्स रहती है, तो अगर वो इस वजीफ़े को मुस्तकिल बना लें अपने लिए, और बाज़ औक़ात तो उनके लिए कारआमद होगा। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपकी बिल्कुल डीलिंग हो रही होती है, बिल्कुल फ़ाइनल हो रहा होता है कि बिल्कुल अब टोकन होने वाला है या फाइनल मीटिंग होने वाली है और सौदा कैंसिल हो जाता है। तो उनके लिए ये है कि जिस वक्त आपकी मीटिंग हो रही हो, होने से पहले आप 3 बार सूरह फलक पढ़ें। सुभान अल्लाह। सूरह फलक पढ़ के आप डीलिंग करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो आपकी डीलिंग मुकम्मल होगी और आपके काम मुकम्मल हो जाएंगे। ज़बरदस्त भाई। और इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अब हम आपको वीक के स्टार्ट में बुलवाएं, ताकि हम यही वज़ाइफ जो है थ्रू आउट द वीक करते करते, क्योंकि एक भी बंदा वजीफ़ा करने लग जाएगा इतनी आवाम में से, तो उसका सवाब हमें भी मिलेगा। जी अब मेरे भाई क्या कहना चाहेंगे, मतलब ज़बरदस्त साहब का तो मुझे नाम ही बड़ा अच्छा लगा। मुझे बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे देखने वालों के लिए। रफ़ीक मेरा भाई, हमने आपको बताया कि हमारी जो कोशिश है कि हम बच्चों को जो है ना एम्पावर करें, ठीक है, और उनको अपने पाँव पे खड़ा करें ताकि वो एम्पावर हो जाए तो अपने घर वालों के लिए सपोर्ट बने। ठीक है। तो उसके लिए ये हमारे जितने भी सेंटर हैं तो ये सब डोनेशन पे चलते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे को डोनरों की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम मज़ीद उस तरह के और सेंटर बनाएं और आए हमारे सेंटरों को विज़िट करें, ताकि फिर वो खुद देखें, और इसी तरह के और ये शहर में हम मज़ीद मुख्तलिफ़ जगहों पे बनाएं ताकि बच्चे इम्पावर करें इनको एजुकेशन के हवाले से और स्किल के हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, हमें डॉलर की भी ज़रूरत है और डोनर की भी ज़रूरत है, हमें दोनों चीज़ें हम लेते हैं। अच्छा जी, बाकी ये है कि आपसे मैं लिंकअप करवाऊंगा बच्चों को, ताकि चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती चले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों से माजरत भी कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। तो ब्रेक के बाद हमें कुछ और मेहमान ज्वाइन इन करेंगे और क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग।